गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संबंध एवं फलन के तहत फलनों का संयोजन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि आपकी NCERT की बुक में भी दिया गया है। उसी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जैसे आप सभी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, आपने हाई स्कूल का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था और अभी आप इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। तो उसमें आपको बोर्ड के द्वारा आप देखते होंगे एक रोल नंबर दिया जाता है। जैसे रोल नंबर 1 लाख या 10 लाख, इस तरह से कुछ भी हो सकता है माना। तो आपकी कॉपीज़, आप अपना रोल नंबर डालते हैं वहाँ से और वो बोर्ड को जाता है। आपको पता है बोर्ड कहाँ है? हमारा बोर्ड कार्यालय है रामनगर में। और जैसे वैसे यूपी में है, इलाहाबाद में है, तो हमारे उत्तराखंड में कहाँ पे है? रामनगर में है। तो बोर्ड उसको जो है टीचर्स को भेजता है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन के लिए। तो बोर्ड क्या करता है? बोर्ड उसको एक कोड नंबर दे देता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि माना मेरा रोल नंबर या किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 105 है तो टीचर के पास वो 105 के रूप में जाएगा। वो कोई कोड बना देंगे उसका और सबको एक कोड के रूप में दे देंगे। वो जांच जब हो जाएगी कॉपी की, दोबारा फिर बोर्ड में आएगी और बोर्ड उसको कोड को फिर रोल नंबर में बदल के स्टूडेंट को क्या देता है? रिजल्ट देता है। ठीक है। मतलब जो इसमें एग्जाम्पल दिया मैं वो बता रहा हूँ। तो हमने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि हमारे पास, हम इसको समुच्चय के रूप में लेते हैं। समुच्चय ए है माना, वो स्टूडेंट जो बोर्ड में बैठ रहे हैं। समुच्चय बी उनको दिए, बोर्ड द्वारा दिए गए रोल नंबर। और समुच्चय सी है जो कि कोड उन कॉपीज़ पे चढ़ाता है बोर्ड और टीचर के पास वो आंसर सीट में होता है। इस तरह से तो माना समुच्चय ए हमने बोला बोर्ड की जो स्टूडेंट है उनका समुच्चय है। माना ये है ए बी, हमने भाई वो तो संख्या हजारों लाखों में होती, लेकिन हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया। माना ए बी सी और डी, ये बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इनके नाम हैं ए बी। ए को रोल नंबर दिया गया है 1, बी को रोल नंबर दिया गया है 2, सी को दिया गया है 3 और डी को दिया गया है 4। ये किसी नियम के तहत दिया गया होगा। ठीक है। अब इसके बाद बोर्ड ने क्या किया? जो रोल नंबर थे, जब ये टीचर के पास जो आपकी आंसर शीट जाती है, कॉपीज जाएगी, उसको दे दिया। माना इस तरह से 1 दिया, कोई रूल बना दिया। माना रूल उसने बना दिया कि इनका स्क्वायर करना है ना। वो कुछ भी बना सकते हैं, पर हमने एक समझने के लिए बना दिया कि वो स्क्वायर, माना अगर ये एक्स है तो हमने इसको बोला ये एक्स का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। अब जो हमने बोला ये एक फलन है ना, कि बोर्ड जो है स्टूडेंट को रोल नंबर दे रहा है, तो एक फलन है। ये फलन किसके द्वारा निरूपित हो रहा है? ये एफ के द्वारा। तो हम बोलेंगे ये क्या है? जो ये ए से बी में है ना, क्या बोलेंगे? फलन एफ ए से बी में है। और उसी प्रकार से हमारे पास दूसरा फलन है जी। अगर हम इसको गणितीय रूप में दिखाएंगे, दूसरा फलन जी क्या है? बी टू सी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये समुच्चय ए है वो एक्चुअल में किससे जुड़ गया है? सीधे सीधे सी से। लेकिन बीच में एक नया समुच्चय आ गया, समुच्चय बी है। तो हम देख रहे हैं समुच्चय पहले ए जो है बी से जुड़ा और समुच्चय बी फिर सी से जुड़ा। तो एक्चुअल में जो स्टूडेंट है वो किससे डायरेक्टली जुड़ गया है? वो डायरेक्टली जुड़ गया आपका समुच्चय सी से जुड़ गया है। ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं समुच्चय ए बी और सी का संयोजन हो रहा है। किसके द्वारा? फलन एफ और फलन जी के द्वारा हो रहा है। इसी को हम बोलेंगे फलनों का संयोजन। ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे जी ऑफ एफ। अब यदि ये एक्स, हम यदि मान लें एक्स का फलन, ये एक्स ले लें इसको, तो जी ऑफ एफ एक्स कर सकते हैं इसको। ठीक है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं। इसका उल्टा ये हो सकता है कि एक्चुअल में जो है
जब टीचर ने कॉपी जांची तो जाएगा तो किसके पास, स्टूडेंट के पास जाएगा ना, वो डायरेक्टली नहीं जाता, वो भी कैसे जाएगा, पहले बी बोर्ड को आएगा रिजल्ट, और बोर्ड फिर क्या करेगा, उसको स्टूडेंट को देगा, है ना। ये जी जो है उल्टे में आ रहा, तो उस कंडीशन में इसको, जो ये दूसरा जो कंडीशन है इसको हम बोलेंगे जी ऑफ एफ, ठीक है। और जो जी, सॉरी जी एफ ओ जी, फॉग, तो ये फॉग है, फॉग आप एक ऐड भी देखते हैं, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो फॉग मतलब वो दूसरी चीज़ है, मैं इस फॉग की बात कर रहा हूँ। वह लाइफ में भी फॉग चलता है हमेशा, फॉग मतलब फंक्शन। यहाँ पर अगर आप खुद इस तरह से ध्यान रखेंगे, फॉग क्या है, बिना फंक्शन के कुछ भी नहीं है। हमारी जो डेली लाइफ है या कुछ भी लाइफ में बिना फंक्शन, हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ का परिणाम होती है। फंक्शन क्या है एक्चुअल में, एक रिजल्ट है। तो हर चीज़ कुछ ना कुछ चीज़ का क्या होता है, दूसरी चीज़ से प्रभावित होती है ना। तो लेकिन गणित में हम उसको मापने की कोशिश करते हैं, बाकी जगह हम उसको सिर्फ बातों में ही बोल सकते हैं, ठीक। तो ये आपका समझ क्लियर होगा, जी ओ एफ और एफ ओ जी। तो ये क्या, जी ओ एफ क्या हो गया एक्चुअल में, जी ओ एफ हो गया कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स रिलेशन विद जो टीचर था, वो क्या था, जी ओ एफ। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जी एफ एक्स, ठीक है। और जो टीचर का रिलेशन है भाई, इनडायरेक्टली तो है ही वो, उसने कॉपी जांची है, टीचर्स रिलेशन विद स्टूडेंट्स, इसको ये हो जाएगा एफ ऑफ जी, या इसको अगर इस तरह से लिखना है, एफ जी एक्स, ठीक है। ये तो इस एक एग्जाम्पल हमने दिया, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम खुद भी बना सकते हैं कि जब क्या होता है, हम फंक्शन को फलनों का संयोजन हम जोड़ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, जैसे माना हमारे पास ये एक किसान है, फार्मर है ना। अब किसान क्या करता है, फसल उगाता है, ठीक। लेकिन जब किसान फसल को उगाता है, वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, बताएं क्या, खाद वगैरह वगैरह बिल्कुल होती है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण होती है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है बारिश। तो आप देखते होंगे हमेशा जो है, अगर न्यूज़ सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो मौसम विभाग पहले घोषणा कर लेता है कि इस साल बारिश अच्छी होगी, मतलब मानसून अच्छा होगा। तो जो फसल उससे संबंधित जो चीज़ें होती है, जैसे आप देखेंगे उर्वरकों के दाम या उर्वरक उत्पादन मतलब अच्छा होने लग जाता है, अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है, पूरे हमारा जो इकोनॉमी है वो अच्छी चलती है। लेकिन अगर मौसम विभाग बोल दे कि इस साल बारिश अच्छी नहीं रहेगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो जो ये हमारे जो ये जैसे खाद बनाने की कंपनियां हैं, या मतलब और भी जितने भी जो कोई ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं, इनका भी काम कम हो जाता है, मतलब पूरी इकोनॉमी पे रोजगार कम हो जाते हैं, है ना। तो किसका प्रभाव पड़ रहा है, मेनली बारिश का प्रभाव पड़ रहा है ना। मतलब फार्मर को फसल, लेकिन फसल के बीच में क्या आ गया, बारिश। तो ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार से फलनों का संयोजन हो गया। मतलब अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी क्या होगी, अच्छी होगी, मतलब फार्मर है। अगर बारिश अच्छी हुई तो बारिश अच्छे होने से क्या हो जाएगी, अगर ये फलन जी है, ये क्या हो जाएगी, फसल भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब ये मैथमेटिकली ये निकालना भी पड़ता है कई बार कि ये भाई बारिश कितने कितनी मात्रा में अगर होगी तो फसल उस किस अनुपात में बढ़ेगी, फसल का उत्पादन किस अनुपात में बढ़ेगा, ठीक है। अगर बच्चों ये बातें कोई आर्ट्स स्ट्रीम का मतलब कला संवर्ग का व्यक्ति बोलता है या स्टूडेंट्स बोलता है, तो हर कोई बोलेगा वाह क्या एनालिसिस किया है इसने, क्या विश्लेषण किया है। लेकिन आप यदि एक स्टूडेंट ऑफ मैथ्स है, मतलब मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो ये आप अगर इस बात को बोलेंगे तो ये आपसे काम नहीं चलेगा। आपको लोग इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए कोई सॉलिड एक तरीका बताना पड़ेगा कि भाई
अगर बारिश इतनी होती है, मतलब इतने होती है, तो उसके फसल में इतनी फसल होगी, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, इसी यहीं पर काम आता है फलन। यहीं पर क्या काम आएगा, फलन। आपको कोई ऐसा तरीका, ऐसा फॉर्मूला देना पड़ेगा जहां पर आपका ये पता चलेगा कि आप एक गणित के स्टूडेंट है। मतलब इस फलन के द्वारा आप मापन का वो तरीका देंगे जिससे आप जो है सही से बता पाएं कि इस साल इतनी फसल। आप देखते हो ना, अनुमान लगाता है कि इस साल जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो बता देते हैं पहले ही कि जो हमारे अर्थशास्त्री होते हैं, तो उनके पास भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कोई। और वो फॉर्मूला कैसे बनता है, वो फलन के द्वारा ही आता है। तो अब हम जो ये फलन, अब समझ गए होंगे कि जो फलन है ये मतलब हर आपके गणित में तो है ही, लेकिन इसका जो अनुप्रयोग, एप्लीकेशन है, वो विभिन्न स्ट्रीम, विभिन्न सब्जेक्ट्स में, है ना, डेली लाइफ में भी होते हैं। आप ऐसे एग्जाम्पल स्वयं सोच सकते हैं कि या ये फलन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये तो बात हो गई इसकी। अब हम इसको गणितीय रूप में कैसे दिखाते हैं, तो हमने जैसे मैंने आपको बताया कि जी ओ एफ दो फलनों का, है ना, फलन ए से बी से सी में, इसको जी ओ एफ अगर है तो क्या दिखाएं, जी एफ एक्स, और एफ ओ जी, जी एफ एक्स, है ना। लेकिन अब हम थोड़ा सा और देखते हैं, इसको और समझते हैं। यदि एफ एक्स हमने माना लिया, एफ एक्स बराबर, एक सिंपल एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर 3x। देखो एक ऐसा ही मुझे ध्यान आ रहा है, एक ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपके उत्तराखंड बोर्ड में आया था, और उसमें लिखा था कि 4 नंबर में क्वेश्चन आया था कि इसको बताइए क्या ये एक एक की आच्छादक है। यहाँ पर हम उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम थोड़ा सा और चीज़ समझ रहे हैं। एफ एक्स बराबर 3x। अब देखो इसका ये x क्या है, यहाँ पर एक चर है, मतलब जो फलन f है, या y बराबर ले लें यदि इसको, y बराबर, तो y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर रहा है। तो x क्या है, चर है, तो चर को हम बदल सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं f माना क्या लिख लें, एफ आर लिख लें, तो ये क्या आ जाएगा, 3r हो जाएगा, है ना। इसको हम लिख देते हैं एफ एस, तो ये क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा, है ना। एक हमारे पास दूसरा फलन है जी एक्स है माना, तो जी एक्स माना हमने ले लिया माना कॉस एक्स ले लिया, जी एक्स हमने क्या ले लिया, कॉस एक्स ले लिया, तो क्या हो जाएगा, जी आर कितना हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ चर बदलना है, ये क्या हो जाएगा, कॉस आर। और जी एस हमने लिया, तो जी एस क्या हो जाएगा, कॉस एस हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में यदि हम निकालना है कि जी एफ एक्स क्या होगा, जी ओ एफ क्या होगा, माना जी ओ एफ, तो जी ओ एफ मतलब जी ऑफ एफ, जी ओ एफ का मतलब जी ऑफ एफ, तो जी एफ एक्स, और ये हो जाएगा जी, और एफ एक्स कितना है, 3x। देखो अब पहले चर एफ एक्स में चर x है, लेकिन अब चर कितना आ गया, या जी एक्स में चर कितना है, x है, लेकिन यहाँ पर चर कितना आ गया, 3x। जी एक्स बराबर कितना था, cos x, तो जी 3x कितना आ जाएगा, भाई जहाँ पर x था वहाँ पर 3x रख देंगे, तो जी 3x कितना आ जाएगा, cos 3x। तो ये हमारा क्या निकल गया, अगर हमें जी ओ एफ निकालना है तो इस तरह से हम जी ओ एफ या जी ऑफ एफ या गॉफ बोलो आप सिंपल, इसमें जी ओ एफ निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एफ ओ जी अगर हमें निकालना है तो हम एफ ओ जी कैसे निकालें। तो एफ ओ जी यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, या इसको लिखेंगे एफ जी एक्स, और ये हो जाएगा एफ। अच्छा अब देखो जी एक्स कितना है, जी एक्स तो कॉस एक्स है, एफ कॉस एक्स, और ये कितना आ जाएगा, अब देखो एफ एक्स बराबर 3x, जब चर जो है x था तो ये 3x आ गया, और अब जो है यहाँ पर एफ एक्स के स्थान पर कितना आ गया, cos x आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 3, और x के स्थान पर क्या है, cos x। तो ये हम इस तरह से हम जी ओ एफ और एफ ओ जी को हमारे पास जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें निकालेंगे। अच्छा यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जी ओ एफ बराबर आया लास्ट में cos 3x, और एफ ओ जी बराबर लास्ट में आया 3 cos x। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई यहाँ पर कि जी ओ एफ बराबर नहीं होता है। कई बार ये भी हो सकता है कि हम ये सोचें कि दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल नहीं।
GOF बराबर नहीं FOG। तो ये चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी बुक से ही देखते हैं और समझते हैं इसको। यहाँ पर दिया है इसने फलन FR, हम यहाँ पर देखते FX बराबर दिया है, R से R में दे रखा है इसने, ये एग्जाम्पल बुक में ही है। ये FX बराबर है cos x और GX इज इक्वल टू 3x²। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि GOF और FOG ज्ञात की सिद्ध कीजिए कि GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। तो GOF निकालते हैं पहले। ठीक, G ऑफ F यानी कि GFX लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे GFX, और G और FX कितना है cos x। अच्छा, जब FX बराबर GX बराबर 3x² है तो G cos x कितना हो जाएगा 3 × x², यानी cos x का होल स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 3 cos² x। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि FOG कितना होगा। F ऑफ G ये हो जाएगा FGX, या इसको हम लिखेंगे F और GX कितना है, GX है 3x²। FX बराबर cos x, F 3x² कितना हो जाएगा, यानी कि cos और x के स्थान पर कितना आ जाएगा 3x²। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि GOF और FOG इस वाले प्रश्न में, इस एग्जाम्पल में भी बराबर नहीं। तो क्या पता चला इससे कि GOF इज नॉट इक्वल टू F ऑफ G। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको जो है फलनों का संयोजन यहाँ पर क्लियर होगा। अगली क्लास तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।